हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो से हम लोग सीखने वाले हैं जेंगो। तो बेसिकली जेंगो के फ्रॉम स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक मैं सब कुछ कवर करूँगी कि जेंगो में छोटी छोटी चीज़ें भी मैं कवर कर लूँगी एंड जेंगो प्रोजेक्ट को कैसे हम डिप्लॉय करेंगे वो भी देखेंगे। तो डिप्लॉय करने के लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, बहुत नोन प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग वो सब कुछ देखेंगे कि हर एक प्लेटफॉर्म में हम लोग कैसे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में हम लोग सीखेंगे कि जेंगो के एकदम बेसिक चीज़ें, तो वो सब कुछ हम लोग सीखेंगे। एंड मेरा जो ऑडियो है वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, इसीलिए आई एम सो सॉरी बिकॉज मेरा माइक उतना अच्छा नहीं है। मैंने ऑर्डर किया है, अभी आया नहीं है। ओके, तो जेंगो में प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं। तो हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है। ओके, तो मैं विंडोज़ में कर रहा हूँ। तुम लोग अगर लिनक्स या मैकओएस में कर रहे हो तो तुम लोग चेक कर सकते हो कि तुम्हारा सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं। वंस पाइथन इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हम लोग जेंगो को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फटाफट पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए हम लोग पाइथन लिख के, आई एम सो सॉरी, मेरा वाईफाई नेटवर्क नहीं चल रहा है, कनेक्टेड नहीं है, या मेरा वाईफाई कनेक्टेड नहीं है या कनेक्टेड है, अभी बोल रहा है कि नो इंटरनेट, लेकिन मेरे सिस्टम में तो इंटरनेट है। ओके, तो इंटरनेट था, कुछ प्रॉब्लम आया था। ओके, तो सिंपली हम लोग python.org से पाइथन को डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारा विंडोज़ के लिए विंडोज़ 3.11.5, तो देखो फटाफट डाउनलोड हो गया। तो हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट। तो जब भी तुम लोग पाइथन इंस्टॉल करोगे तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि ऐड python.exe टू पाथ ए हमेशा चेक कर लेना, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम cmd से पाइथन इंस्टॉल करने के बाद भी कमांड प्रॉम्प्ट या कोई भी कमांड सेल से तुम पाइथन लिख के उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं एंड इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फटाफट इंस्टॉल कर देगा। जस्ट अ मोमेंट। ओके, नाइस। तो सेटअप वाज सक्सेसफुल। अभी हमारा सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग पाइथन कमांड देख लेते हैं कि इंस्टॉल है कि नहीं। तो ओके, हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग करेंगे क्या, हमारा जो जेंगो है उसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो जेंगो को इंस्टॉल करने से पहले हम लोग एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेते हैं कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा उसके लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्टरी का नाम क्या होगा, जेंगो 02 हीरो। वाह, क्या नाम है। तो अभी इसके अंदर चले जाते हैं एंड इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक फोल्डर है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेते हैं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है कि क्या है ना कि अगर तुम में से कोई लोग VMware और वर्चुअल बॉक्स यूज़ किए हो तो वो लोग भी जानते हैं कि हम लोग क्या है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। एंड जो वर्चुअल बॉक्स या VMware के मदद से जो भी हम दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएंगे
उसके अंदर हम लोग कुछ भी करें हमारा मेन सिस्टम में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट में। वर्चुअल एनवायरनमेंट में हम लोग कुछ भी करें, पाइथन के वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर भी हमको एक पाइथन मिल जाएगा एंड एक पैकेज मैनेजर में भी मिल जाएगा, एंड जो भी पैकेजेस हम लोग इंस्टॉल करेंगे सब उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही इंस्टॉल होगा, कि हमारा जो मेन पाइथन होगा उससे उसका कुछ लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग VNV यूज़ कर सकते हैं या वर्चुअल ENV यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उस यूज़ करने से पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉल करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे pip इंस्टॉल, क्या यूज़ करें, ओके VNV हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, pip इंस्टॉल VNV। तो जिन लोग ओके क्या बोल रहे हैं, pip इंस्टॉल VNV could not find that person static file requirement VNV। ओके, तो सिंपल मुझे लगता है मैंने कुछ गलती की है, छोड़ दो, हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट को ही इंस्टॉल कर लेते हैं। तो वर्चुअल ENV हम लोग इंस्टॉल कर लिए। तो तुम में से जो लोग लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारे लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन तो इंस्टॉल होगा लेकिन pip इंस्टॉल नहीं होगा। तो तुम लोगों को pip यूज़ करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले sudo apt इंस्टॉल जो भी तुम्हारा पाइथन का वर्जन होगा, जैसे पाइथन 3.11 हो, 3.10 हो, कुछ भी हो, वो देके उसके बाद pip -pip लिख के एंटर मार देना, तुम्हारे सिस्टम में pip इंस्टॉल हो जाएगा एंड उसके बाद तुम pip को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे सिस्टम में pip भी है एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट भी आप इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल हो चुका है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को हम लोग डायरेक्टली ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, एज अ कमांड लाइन यूटिलिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज़ करके क्या करेंगे कि हम लोग वर्चुअल ENV स्पेस जो भी हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम होगा उसका वो नाम हम लोग यहाँ पे दे देंगे। तो हम लोग दे देंगे वर्चुअल पाइथन। ओके, तो एक कमांड क्या करेगा कि हमारा एक वर्चुअल पाइथन एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा जिसका नाम होगा वर्चुअल पाइथन। अभी हम लोग अगर डायर कमांड से लिस्टिंग देखना चाहते हैं या एक्सप्लोरर स्पेस डॉट कमांड से हम लोग इस डायरेक्टरी को खोल लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और डायरेक्टरी बन चुका है जिसका नाम है वर्चुअल पाइथन, जो भी हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम था। एंड उसके अंदर पाइथन का जो जैसा जैसा कोड होता है वैसा ही कोड यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर एक स्क्रिप्ट है एंड इसके अंदर एक एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट है। तो एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट को यूज़ करके हम लोग इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को हम एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट करा सकते हैं। ठीक है, तो विंडोज़ में इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपल इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर स्क्रिप्ट्स के अंदर ये जो एक्टिव नाम का ये जो एक बैच फाइल है इसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दिख गया है हमारा वर्चुअल जो भी एनवायरनमेंट है उसका नाम। मतलब अभी हम लोग इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर है एंड इसके अंदर हम लोग जो भी करेंगे उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही रहेगा। ओके, तो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट तो हो चुका है। अब अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग जेंगो को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जेंगो में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो जेंगो को इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए या होता है। ठीक है, मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, माफ़ करना। तो हम लोग pip इंस्टॉल जेंगो इस कमांड से जेंगो को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है,
ओके, एक कमांड क्या करता है बेसिकली, जेंगो का लेटेस्ट स्टेबल वर्जन को यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम और वर्चुअल ENV है, इसमें इंस्टॉल कर देता है। तो अभी जेंगो का लेटेस्ट वर्जन क्या है, अभी जेंगो का लेटेस्ट वर्जन है 4.2.5। तो अगर कोई तुम्हें से कोई जेंगो का कोई भी स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू एंड जो भी हो 4.1.0, ओके, ऐसा कोई वर्जन नहीं है, एंड यहाँ पे डबल इक्वल टू देना पड़ेगा, ठीक है। अभी हाँ, ऐसा कोई वर्जन है तो स्पेसिफिकली वो वाला वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए लेटेस्ट वर्जन, तो हम लोग फिर से इसको लेटेस्ट वाला वर्जन पे इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं कि हमारा जेंगो का वर्जन लेटेस्ट हुआ है कि नहीं। नहीं, अभी तक नहीं हुआ, तो pip uninstall जेंगो एंड फिर से pip install जेंगो। ओके, अभी हमारा जेंगो का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक कोड एडिटर यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है VS कोड। ओके, थ्रू आउट दिस ट्यूटोरियल्स हम लोग VS कोड यूज़ करेंगे, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि तुम लोग भी VS कोड ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। तो VS कोड बहुत ही एक पावरफुल एंड बहुत ही इफ़ेक्टिव एक कोड एडिटर है, आजकल तो सब लोग कर रहे हैं। एंड इसको इंस्टॉल करते वक्त भी तुम लोग ये बात का ध्यान रखना कि जहाँ पे ऐड टू पाथ वाला चेक बॉक्स आएगा तो उसको टिक कर देना। तो टिक करने से क्या होगा कि कोई भी कमांड लाइन पे तुम लोग सिर्फ क्या कर सकते हो कि कोई भी डायरेक्टरी के अंदर हो, जैसे हम लोग CMD में अभी कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है, जेंगो 0 का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, तो जेंगो 02 हीरो ये वाला डायरेक्टरी के अंदर हूँ। एंड इसके अंदर नहीं, इसी डायरेक्टरी को बेस करके हम लोग अगर कोड एडिटर को ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग कोड स्पेस डॉट कर देंगे, तो सिंपल क्या होगा, हमारा कोड एडिटर तो ओपन हो ही जाएगा एंड हमारा जो भी वर्किंग डायरेक्टरी है वो वही करेंट डायरेक्टरी है, ठीक है। तो समझ जाना, ठीक है। तो सबसे पहले इस फोल्डर का नाम चेंज कर देते हैं, कैसा सिली गलती कर दिया मैंने। जेंगो ZARP2 हीरो, या तो फोल्डर नेम इज जेंगो 02 हीरो एंड इसके अंदर है हमारा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट का फोल्डर है। एंड अभी हम लोग जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमको एक कमांड चलाना पड़ेगा जिसका नाम होगा, जो कमांड होगा जेंगो एडमिन स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट का जो भी हमारा नाम होगा, तो प्रोजेक्ट का नाम होगा क्या, 02 हीरो। ओके, तो जैसे हम लोग ये कमांड रन करेंगे तो हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा एंड हमारा प्रोजेक्ट का जितना भी फाइल्स होगा वो सब फाइल्स एक फोल्डर के अंदर होगा जिसका नाम होगा हमारा प्रोजेक्ट के नाम से ही। तो चलो देखते हैं। हाँ, तो जेंगो 02 हीरो के अंदर अभी दो डायरेक्टरी है, एक तो हमारा वर्चुअल पाइथन जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट का है एंड एक और डायरेक्टरी है 02 हीरो जो प्रोजेक्ट हमने अभी क्रिएट किया है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर जाओ तो एक manage.py फाइल से पाइथन फाइल्स एंड सेम नाम से एक और डायरेक्टरी है जिसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट का सेटिंग्स होगा, URLs होगा एंड सर्वर रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है।
ये लोग हम लोग डिटेल्स में बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कमांड लाइन पे इस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं, cd 02 हीरो। एंड अभी हम लोग कहाँ पे, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, किसी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को बेस बना के और वर्क स्पेस बना के हम लोग कोड एडिटर को ओपन कर लेंगे, ठीक है। और सिंपल शब्दों में कहो तो इसी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को हम लोग कोड एडिटर में ओपन कर लेंगे। तो ओपन कर लिया। अभी यहाँ पे आ गया manage.py में कुछ फाइल्स है। ये हम एकदम जब एडवांस टॉपिक्स कवर करेंगे तो हम लोग देखेंगे ये वाला लाइंस ऑफ कोड का क्या महत्व है, ठीक है। एंड इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर है जो प्रोजेक्ट नाम से ही बना हुआ था। इसके अंदर सेटिंग्स है। तो एक आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा सेटिंग्स, ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का कुछ एक लाइफ साइकिल हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होता है ना कि जो जब भी हम लोग जेंगो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका एक एक्चुअली जेंगो प्रोजेक्ट से हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। और वेबसाइट का एक लाइफ साइकिल होगा। लाइफ साइकिल क्या होता है, एक रिक्वेस्ट का लाइफ साइकिल होता है कि कोई भी यूज़र किसी ब्राउज़र से हो या किसी API एंड पॉइंट से हो, एक चीज़ रिक्वेस्ट करता है एंड वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के बाद उसको एक रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो जेंगो की मदद से वो रिक्वेस्ट कैसे प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे पेंट ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आता है कि एक रिक्वेस्ट कैसा होता है, जैसे आता है एक यूज़र ने एक रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट ए है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ पे आता है, जेंगो के सर्वर पे, ठीक है, जेंगो के सर्वर पे। एंड जब भी जेंगो के सर्वर पे आता है तो जेंगो का सर्वर क्या करता है, सबसे पहले उस रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग settings.py को सर्च करते हैं, ठीक है। settings.py में जाके सर्च करते हैं कि देखो भाई एक रिक्वेस्ट आया है, रिक्वेस्ट में कुछ पैरामीटर्स है। जब भी हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग देते हैं कि एक एंड पॉइंट, एक URLs हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक URLs रिक्वेस्ट करते हैं एंड उस रिक्वेस्ट के अंदर कुछ पैरामीटर्स होता है, कुछ डेटास होता है, कुछ हेडर्स फाइल्स होता है, ठीक है। तो जब भी रिक्वेस्ट सर्वर के पास आता है तो सर्वर सबसे पहले बोलता है ठीक है भाई, पहले तुम एक काम करो, settings.py में चलते हैं एंड वहाँ पे जाके देखते हैं कि यहाँ इस रिक्वेस्ट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। तो settings.py में आता है एंड यहाँ पे आने के बाद वो क्या देखता है कि सबसे पहले मिडिलवेयर के थ्रू वो रिक्वेस्ट को पास करता है। तो मिडिलवेयर क्या है, एक फ़िल्टर है कि जो भी रिक्वेस्ट आता है तो इस मिडिलवेयर के थ्रू अगर पास होगा तो इस मिडिलवेयर का कुछ वैलिडेशन होता है कि अगर वो रिक्वेस्ट ठीक से वैलिडेट हो जाता है तो सही है। सर्वर जेंगो बोलेगा ठीक है, मिडिलवेयर के थ्रू रिक्वेस्ट आ गया, तो अभी सक्सेसफुली पास होके आ गया, मतलब ये रिक्वेस्ट एक वैलिड रिक्वेस्ट है एंड अभी इसको तुम प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो मिडिलवेयर के होने के बाद तो मिडिलवेयर में कुछ प्रोसेस होता है। जब भी हम लोग एडवांस और इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाएंगे, जैसे वीडियो नंबर 45 और 46, तब हम लोग मिडिलवेयर को डिटेल में जानेंगे कि कैसे होता है एंड कैसे तुम खुद का मिडिलवेयर लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी इसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख लो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हो गया। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, मिडिलवेयर को ये लोग पास का एक रिक्वेस्ट आया है जो मिडिलवेयर के थ्रू हमने पास किया एंड मिडिलवेयर के थ्रू जितना भी वैलिडेशन था वो पास कर गया, ठीक है। एंड पास करने के बाद क्या होता है, पास करने के बाद बोलता है कि ठीक है जेंगो, अब मुझे बताओ कि इस रिक्वेस्ट के अंदर जो भी एक URLs है वो उस URL को हम लोग किसके साथ वैलिडेट करें, कि इस URL को तुम कैसे मैप करोगे, कि URLs को मैप करने के लिए तुम्हारे पास जो खुद का URLs मैप है वो मैप कहाँ है।
तो settings.5 में यहाँ पे एक root URL configuration नेम से एक वेरिएबल लिखा होता है एंड इसके अंदर क्या लिखा होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर जो रूट यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है, तो यहाँ पे मेंशन है 0to-hero.urls। तो 0to-hero के अंदर डॉट नहीं urls.file के नाम से एक फाइल है एंड इसके अंदर urls का कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। तो रिक्वेस्ट के साथ जो भी urls इंटीग्रेट होके आता है तो वो यूआरएल्स यहाँ पे वैलिडेट होता है। तो यहाँ पे वैलिडेट होने के बाद अगर वो यूआरएल्स किसी भी पैटर्न से मैच करता है तो उसके रिगार्डिंग व्यूज़ को रेंडर किया जाएगा। अगर किसी भी रिक्वेस्ट किसी भी यूआरएल्स पैटर्न को मैच नहीं करता तो यहाँ से एक 404 नॉट फाउंड रेस्पॉन्स उस क्लाइंट को भेज दिया जाएगा। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ कि हम मेरा ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है softomaya.in। सही है, ये वेबसाइट अभी डेवलपिंग स्टेट पे है, तो ये भी Django में बना हुआ है। तो थोड़ा सा ये लोड होने में टाइम लेता है क्योंकि एक फ्री सर्वर में अभी भी डेवलपमेंट फील्ड में एक फ्री सर्वर में डिप्लॉय किया हुआ है, तो इस लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फास्ट टाइम। तो जैसे लोड हो रहा है तो तब तक मैं तुमको बता देता हूँ कि Django या फ्लास्क या किसी भी हो गया तो देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने एक softomaya.in मैंने रिक्वेस्ट किया, तो क्या रिक्वेस्ट किया, बेसिकली मैंने जो रिक्वेस्ट किया उस रिक्वेस्ट का यूआरएल है क्या, ए वाला सिंगल, मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा जो डोमेन नेम होगा वही रहेगा, इसके बाद कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं है। एक सिर्फ इंडेक्स एकदम रूट यूआरएल है, ठीक है। तो रूट यूआरएल पे मैंने यहाँ पे ए वाला रेंडर कर दिया है। अगर हम लोग किसी दूसरे यूआरएल पे जाए जहाँ पे कोई भी यूआरएल मैप और कोई भी यूआरएल पैटर्न मैच नहीं करता तो एक 404 रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक रैंडम यूआरएल यहाँ पे देके मैंने रिक्वेस्ट किया, तो यहाँ पे क्या दिखा है, नॉट फाउंड, द रिक्वेस्टेड यूआरएल वाज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर। तो एक 404 रिस्पॉन्स मुझे रिटर्न किया है, ठीक है। और पे हेडर में देख सकते हो 404 नॉट फाउंड। तो इसको भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं एंड खुद का भी टेम्पलेट दे सकते हैं, खुद का जेसन भी रिटर्न करा सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे यूआरएल्स मैच कर जाए तो क्या होता है कि एक व्यूज़ होता है। बेसिकली Django फॉलो करते हैं MVT, मॉडल व्यू टेम्पलेट। ओके, तो MVT आर्किटेक्चर हम लोग धीरे धीरे डिटेल्स में जानेंगे, तो तुमको तब और भी इंटरेस्टिंग आएगा। तो अभी के लिए मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट का लाइफ साइकिल उसको हम लोग जान लेते हैं। तो रिक्वेस्ट जब settings.5 में आता है तो मिडिलवेयर के थ्रू वैलिडेट होता है, उसके बाद रूट यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन में जाता है एंड वहाँ से कहाँ पे जाता है, वहाँ से चला जाता है एक, अगर यूआरएल मैच करे तो वहाँ से चला जाता है कहाँ पे, एक व्यूज़ पे मैप हो जाता है और एक व्यूज़ को इंडिकेट हो जाता है एंड इस व्यूज़ के अंदर हम लोग लिख के रखते हैं कोड कि उस रिक्वेस्ट के साथ हम लोग क्या क्या करने वाले, कैसे प्रोसेस करने वाले, जो भी कोड होगा उस व्यूज़ के अंदर होगा एंड उस व्यूज़ के आखिर में उस व्यूज़ के अंदर सब कुछ प्रोसेस करने के बाद हम लोग एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे एंड ये रिस्पॉन्स रिटर्न करना व्यूज़ के लिए बहुत ही एकदम मस्ट ज़रूरी होता है। एंड जो भी रिस्पॉन्स रिटर्न होगा वो फिर से कहाँ पे चला आएगा, वो फिर से चला आएगा यहाँ से फिर वो जो भी क्लाइंट्स और एंड यूज़र रिक्वेस्ट किया था उसके पास चला आएगा, क्या आएगा, रिस्पॉन्स। सही है ना।
तो सही है। तो मुझे लगता है कि मैंने ठीक से समझा नहीं पाया तुम लोगों को, तो ठीक है, हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। ठीक है। तो जो भी हमारा हमने जो भी प्रोजेक्ट अभी क्रिएट किया है, अगर इस प्रोजेक्ट को जस्ट एज इट इज़ हम लोग रन कर दे तो इस प्रोजेक्ट हमको कैसा दिखेगा। ठीक है, तो रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए हमको एक कमांड चलाना पड़ेगा। तो बेसिकली एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद हम लोग प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे इस manage.py फाइल से डेवलपमेंट पीरियड पे। ठीक है, प्रोडक्शन पे हम लोग दूसरा चीज़ें यूज़ करेंगे। डेवलपमेंट पीरियड के लिए हम लोग एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद हम लोग Django एडमिन को और नहीं यूज़ करेंगे, manage.py को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्यों यूज़ करेंगे तो हम लोग बाद में बोलेंगे। ठीक है, बाद में मतलब बहुत ही एडवांस टॉपिक है, अगर नहीं जानो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कैसे हम लोग manage.py को यूज़ करेंगे। तो manage.py एक पाइथन फाइल है, तो पाइथन फाइल को जैसे रन करना होगा तो ऐसे ही रन करेंगे पाइथन, उसके बाद manage.py। ओके, तो बस इतना लिख के अगर हम लोग एंटर मार दें तो एक manage.py क्या रिटर्न कर रहा है, बोल रहा है कि manage.py सिर्फ manage.py रिटर्न रन करने से कुछ नहीं होगा। manage.py को यूज़ करके तुम लोग क्या करना चाहते हो वो भी तुमको बताना पड़ेगा। कि तुम लोग चेंज पासवर्ड करना चाहते हो जो भी सुपर एडमिन होगा उसका, या कोई भी नया सुपर एडमिन क्रिएट करना चाहते हो। एक स्टार्ट ऐप का मतलब एक नया ऐप तुम क्रिएट करना चाहते हो, या टेस्ट का मतलब कि जो भी टेस्ट केस तुमने लिखा है सब कुछ टेस्ट केस को तुम रन करना चाहते हो। या यहाँ पे एक रन सर्वर होगा, कहाँ पे है चेक लोड डेटा, छोड़ो यार। हाँ, ये यहाँ पे आ गया। एक रन सर्वर नाम से एक कमांड है। इस कमांड को पाइथन manage.py, उसके बाद अगर ये कमांड हम लोग रन सर्वर कमांड दे दे, क्या होगा कि एक डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करेंगे जिसके थ्रू हमारा प्रोजेक्ट या हमारा जो भी वेबसाइट होगा उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो करके देखते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले पाइथन की मदद से manage.py को रिटर्न एग्जीक्यूट करेंगे एंड इसका एक आर्गुमेंट देगा। आर्गुमेंट मतलब एक कमांड देंगे, जो कमांड होगा रन सर्वर। तो रन सर्वर लिख के हम लोग अगर हिट एंटर करेंगे तो एक डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, Django वर्जन 4.2.4 यूजिंग सेटिंग्स 0.0 hero settings स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट दिस URL। तो अगर हम लोग अभी इस URL पे चला जाए तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट अभी बनाया हुआ जो भी प्रोजेक्ट मिला है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो, ये वाला URL तो हम लोग कॉपी कर लिया, मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते। पेस्ट करने के बाद हम लोग एंटर मार देते। तो एंटर मारने के बाद तुम लोग देख सकते हो एक खूबसूरत पेज आ गया जो बोल रहा है कि द इंस्टॉल्ड वर्कड सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेसन। मतलब हमारा जो भी Django इंस्टॉलेशन एंड जो भी प्रोजेक्ट क्रिएशन जो भी पार्ट था सब कुछ ठीक से हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी तक मुझे लगता है कि इतना तक सही होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे कि कैसे हम लोग Django के ऐप क्रिएट करेंगे। तो Django बेसिकली नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा एक। तो Django में बेसिकली हर एक चीज़ मॉड्यूल पे डिवाइडेड है। जैसे तुम काम करना चाहते हो कि तुम्हारा एक वेबसाइट बनाना चाहते हो जहाँ पे क्या क्या चीज़ें होगा कि तुम्हारा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। सोच लो तुम्हारा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो वहाँ पे तुम कस्टमर्स का डेटा भी मैनेज करोगे, या और क्या करोगे कि जो भी तुम प्रोडक्ट सेल करोगे उस सारा प्रोडक्ट को भी तुम लोग मैनेज करोगे। उस प्रोडक्ट का कैटेगरी, सब कैटेगरी, इमेजेस वगैरह वगैरह बहुत सारा टेबल्स होता है, वो सब कुछ तुम मैनेज करोगे। तो इसके लिए तुम Django में क्या कर सकते हो कि 2 मॉड्यूल बना सकते हो। एक तो नाम दे सकते हो अकाउंट्स और कस्टमर्स। उसके अंदर क्या तुम कस्टमर्स का
जितने भी चीज़ें हैं वो सब कुछ लिख सकते हो, उस कस्टमर का डेटाबेस, मॉडल, सब कुछ लिख सकते हो। इससे क्या होता है कि एक कोड डिवाइडेड हो जाता है, एंड अगर तुम किसी भी पार्टिकुलर किसी चीज़ और किसी सेक्शन में चेंजेस करना चाहते हो तो दूसरे सेक्शन में उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरा चीज़ें तो ठीक से काम अगर उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है तो ठीक से काम कर लेगा। प्रोजेक्ट में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं फैलेगा। जैसे एज अ एग्जांपल, अगर मान लो कि तुम्हारा एक सोशल मीडिया का साइट्स है जहाँ पे तुम क्या कर रहे हो कि बहुत सारा फीचर्स तुम डाले हो। ठीक है, कि कमेंट आउट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, एंड बहुत सारा फीचर्स तुम डाले हो। एंड उसके बाद तुम्हारा थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ, तुम सोचे कि हाँ ठीक है, सोशल एंगेजमेंट के लिए कुछ गेम्स प्लगइन हमारा सिस्टम में हम लोग इंस्टॉल कर दे रहे हैं या यूज़ करने के इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में तुम लोग क्या करोगे कि एक नया मॉड्यूल बनाओगे एंड उसके अंदर वो गेम का जितना भी कोड्स होगा वो सब कुछ लिख दोगे। एंड उसके बाद 10-15 दिन बाद अगर तुमको लगता है कि हाँ मेरा जो गेम मॉड्यूल जो भी प्लगइन्स था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ भी बाग आया है या कुछ तुम नया डेवलप किया हो जहाँ पे वहाँ पे लॉन्च करना उसको टेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए तुमको पूरा टोटल प्रोजेक्ट ही बंद नहीं करना पड़ेगा। तुम सिर्फ उस मॉड्यूल का सेटिंग्स एंड यूआरएल्स हटा दोगे, उसके बाद वो मॉड्यूल्स अपने आप ही हट जाएगा, क्योंकि वो मॉड्यूल्स उतना डिपेंडेंट नहीं है, तो बाकी के प्रोजेक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें एक तरह का सैंडबॉक्सिंग हो जाता है। सैंडबॉक्सिंग नहीं, सैंडबॉक्सिंग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थिंग है। बेसिक एक चीज़ें को डिवाइडेड कर देता है। ठीक है, एक जैसे तुम्हारा एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हर एक चीज़ एक ऐप में डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे तुम्हारा क्रोम है, उसके बाद एक VLC मीडिया प्लेयर है। अगर तुम्हारा VLC मीडिया प्लेयर का कुछ अगर तुम अनइंस्टॉल कर दोगे तो उस क्रोम को कुछ फ़र्क पड़ेगा या तुम्हारे सिस्टम को कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है। ठीक है, एंड अगर तुम ऐसा करते हो कि सारा चीज़ एक साथ ही रखोगे तो तुम्हारा एक छोटा सा चेंज पूरा प्रोजेक्ट को कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मॉड्यूल में डिवाइड करना सबसे बढ़िया आइडिया था जो जेंगो ने कर दिया, एंड इसीलिए जेंगो इतना पॉपुलर एंड यूज़फुल है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम लोग जेंगो में ऐप क्रिएट कर सकते हैं। ऐप मतलब मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके थ्रू हम लोग कैसे आगे डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए मुझे लगता है कि इतना सही रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।